सुधांशु जी, हम तो ये जानते थे कि मेहमानों को मिठाइयाँ खिलाई जाती है, लेकिन हम पिछले 24 घंटे से अपने मेहमान को जो है सिगरेट पिला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 सिगरेट पी ली है, और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इसलिए क्योंकि अंजना मैम ने उनका आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा इंटरव्यू किया है, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो रशिया का दौरा है भारत में, उससे तेल के दामों पर क्या असर पड़ेगा? डायरेक्ट सवाल। मैम, मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी से है कि सर, अगर भारत पुतिन से और अच्छे संबंध बनाने में आगे बढ़ रहा है, तो क्या इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस चीज़ से परेशानी हो सकती है, और क्या परेशानी होगी तो भारत को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मेरा सवाल संजय सर से है कि जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की वजह से, तो इंडिया और रशिया का और चाइना और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती बढ़ रही है, उसमें इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या होगा? और इधर से कोई, इधर से आ रहे हो, खड़े हो जाइए जल्दी से। छोटा छोटा सवाल एकदम। लड़कियां क्यों नहीं सवाल पूछ रही? मैम, राजनीति तो होती रहेगी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 55 ऑथराइज स्क्वाड्रन है और हमारे पास सिर्फ 31 है, और अभी चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आ चुके हैं, पाकिस्तान को चाइना देने वाले, तो हमें भी उसकी भी बात करनी चाहिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद आरआईसी की बात चली थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ट्रंप चाइना को ऑफर कर रहे हैं G2 का, तो इसमें भारत अपना संबंध कैसे बैलेंस करेगा? ठीक है। चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान। अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, कितने वर्डिक्ट आए, ट्रंप ने, विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया, और जब पाकिस्तान की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। रशिया और भारत के जो संबंध है, उसमें जो अंदर पर्दे की बात जो चल रही है, जो संबंध में खटास आ रही है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करिए भाई। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है कि एक तरफ पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? चलिए अब सुधांशु जी आप ही से। देखिए, रशिया यूक्रेन के बारे में भारत का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि समझौता शांति के द्वारा होना चाहिए, मगर यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे विपक्ष में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे ओपनली हमें यूक्रेन के पक्ष में जाके खड़े हो जाना चाहिए, तो किस तरीके से मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। जो एक प्रश्न पूछा गया था कि चाइना के बारे में बोलने की बात, तो मैं बताना चाहूं चाइना के बारे में, चाइना ने हमारे बारे में क्या बोला है, ये चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है अप्रैल में, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, जाके चेक कर लीजिएगा। इट्स अ टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी चीन कह रहा है कि भारत और चीन को नजदीक आना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं उतना। और जहां तक, इसीलिए आप समझिए ना कि, और चीन ने अपनी तरफ से उस विषय की शुरुआत की, क्योंकि आज भारत ने अपना, और चीन की आज ये स्थिति क्यों है मैं ये भी बताना चाहता हूं। दूरदृष्टि रखकर अगर दूरगामी नीतियों से काम होता है तो होता। आज क्रिटिकल मिनरल्स पे चीन ने वो स्थिति बना रखी है कि अमेरिका को झुका लिया। आज सोलर, बीच में मत बोलिए। तो बहुत जमाने वो 62 में चली गई थी, हजारों किलोमीटर की जमीन, चाचा जी के जमाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात समझिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे इसको, सोलर सेल्स पे 90% चाइना का कब्जा है, और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80%। जनवरी 2023 में भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में होने जा रही थी इनलिस्ट, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, भारत में हल्ला मच जाता है, इनलिस्टमेंट रुक जाता है। फिर नवंबर 2024 में दोबारा इनलिस्ट होने जा रही होती है, फिर वही रिपोर्ट यूएस कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है एक ऐसे अटॉर्नी के द्वारा जो जॉर्ज सोरेस का मित्र था, और उसके बाद फिर भारत की संसद में हल्ला मचता है, और उसके बाद हल्ला मचता है, और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। अगर 3-4 साल पहले हो गई होती इनलिस्ट, तो आज शायद सोलर के ऊपर हमारी स्थिति बहुत भिन्न होती। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर विषयों को राजनीति से अलग रखकर देश के विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास। एक छोटा सा कमेंट फिर मैं मित्र अडानी के लिए देखिए कितना प्रेम फैक्ट बोला है, गलत हो तो बताइएगा। भारत में हल्ला होने से अमेरिका के इनलिस्ट होने में क्या दिक्कत है भाई? उन्होंने अभी भी उन पर केस चल रहा है, उस पर कभी कोई न सवाल नहीं, दुकान बंद हो गई, न कोई ईडी न सीबीआई चले गए। बहुत प्रेम है आपको। जनरल मेसन, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट पर जो बच्चे ने पूछा था, उनका सवाल। हाँ, चाइना का आपने बहुत दुरुस्त सवाल उठाया। यही सवाल अंजना जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा था, और आपने जवाब देखा होगा, उसको उन्होंने गोल बोल घुमा दिया था, क्योंकि दोनों के साथ उनको बैलेंसिंग रिलेशनशिप करनी है। लेकिन भारत का अब क्या स्टांस होना चाहिए था, और जैसे अभी इन्होंने भी बोला सुधांशु जी ने कि चाइना भी चाहता है कि एलिफेंट एंड वी शुड बी गोइंग टुगेदर।
बट ऑन ग्राउंड मैं ये बोलना चाहूंगा, आज आपको मालूम है कि इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर है कि नहीं? 100 किलोमीटर बॉर्डर है भारत का। और आज हमारा जो ट्रेड चल रहा है, ये जो मोबिलिटी ये बात कर रहे हैं हम, मैन पावर मोबिलिटी जाएगा कैसे? आपके दो उन्होंने ऑप्शन दे दिए, एक तो छाबर वाला जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और दूसरा जो अभी चेन्नई से व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कोस्ट से वो मैरीटाइम रूट हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है, और मैं सुधांशु जी को आज ये ऑप्शन देना चाहूंगा कि आप बीजेपी को दे सकते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ये है, भारत ये इसको प्रेसिडेंट पुतिन ने आपको बोला भी था कि ब्रिक्स और एससीओ जरूरी है। पर ब्रिक्स में दो देश हैं जो आपसी दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना और भारत। इसका इलाज क्या है? पाकिस्तान ये इसमें पुतिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत को प्रपोज करना पड़ेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नया अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट ये होगा, किसी ने यहाँ लेह लद्दाख की बात की, मैं कर्नल जीएस था उस डिवीजन में, वहां से एक श्योक कॉरिडोर जाता है जहां सड़क बन चुकी है, डीपीओ तक जाता है। डीपीओ से हमें सिंकियान के थ्रू, अगर ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर अब पाकिस्तान के साथ आज अटारी वाघा पे हमारा ट्रेड हो सकता है, अभी तो रुका हुआ है, तो क्यों ना चाइना के जरिए सीधे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया के साथ ये सबसे शॉर्ट रूट हो जाएगा। तो ये मैं एक प्रपोजल दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे कालादान हमने प्रोजेक्ट किया था, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। रियलिस्टिक प्रपोजल ये है कि एयर कम रोड कॉरिडोर, अगर आप हिसार या भटिंडा से दुशानबे तक एयर कॉरिडोर करें तो रशिया की भी प्रॉब्लम सॉल्व है। दुशानबे से मॉस्को तक दुनिया भर की सड़कें हैं, और भटिंडा या हिसार से लॉजिस्टिक अगर आप एक एयरपोर्ट यूज करते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया के लिए हिंदुस्तान को अगर ट्रेड बढ़ाना है तो यही रूट है। बिकॉज हमारा 40 डेज का सी रूट पड़ता है, 40 डेज का। 40 डेज में काफी चीजें पेरिशेबल गुड्स जो है वो रशिया लेता ही नहीं, जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है जी। तो ये ट्रेड जब तक ये नहीं होगा, बड़ा मौका है व्यापार में, बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। व्यापार में बड़ा मौका है, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने का बड़ा मौका है। और जो सबसे बड़ी बात, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतना मल्टीपोलर डिप्लोमेटिक रिलेशन आज तक नहीं बनाया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से लेकर यूनाइटेड स्टेट से लेकर इमैनुअल मैक्रोन आपके साथ खड़े होते हैं, उसी तरह से जॉर्जिया मेलोनी आपके साथ खड़ी होती है, उसी तरह से आपके साथ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन खड़े होते हैं। मुझे लगता है दुनिया को यह पता है भारत की ताकत क्या है, हमें अभी तक नहीं पता है। अब हमें भी बहुत अच्छे से पता है हमारी ताकत क्या है। भारत की ताकत पूरे दुनिया को पता है, और दुनिया जानता है कि भारत कहां है, आज कहां था। पहले हम सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे भी आगे थे, आज भी हैं। हमारा युवा पावर है, एजुकेटेड हमारा वो है, मार्केट है हमारे पास। इसके कारण दुनिया को हमारे पास आके झुकना होगा। ये ताकत आप हैं, इस देश के नौजवान है, इस देश की जनता है, इसके कारण ये ताकत बनी है। पर इसके लिए भारत और रसा के रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं, पर अन्य देशों के रिलेशन को उस पर हम क्वेश्चनिंग ना करें, बल्कि सबको मल्टी। मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सामरिक, बौद्धिक के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के साथ भारत उभर रहा है। तो जिसे एक पंक्ति में कहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से।